अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स की लैब नंबर 3 और इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बेसिकली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन से रिलेटेड। ठीक है, हम इसमें फर्दर मिक्स करेंगे स्ट्रक्चर को और स्ट्रक्चर विद डीएमए भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल थ्योरी। लेकिन ज़्यादातर हम इस लैब में हैंड्स ऑन प्रेफर करेंगे। थ्योरी थोड़ी सी रिकॉल के लिए याद दिला देता हूँ कि स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो स्टैटिक मेमोरी जैसे कि नाम ही बताया जा रहा है कि ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है फिक्स है और ये असाइन हो जाती है आपको कंपाइलेशन के दौरान, यानी व्हेन यू हिट द कंपाइल बटन तो आपको जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कहलाती है स्टैटिक मेमोरी। ठीक है, और ये मेमोरी फिर जब आपका प्रोग्राम रन हो जाता है तो इसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये मेमोरी बिफोर कंपाइलेशन या एट कंपाइलेशन टाइम असाइन हो जाती है और रन टाइम पे इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि इसके बरक्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कंपाइलेशन के टाइम असाइन या एलोकेट नहीं होती आपके प्रोग्राम को, बल्कि रन टाइम पे आपको ये मेमोरी एलोकेट होती है। तो जब ये रन टाइम पे एलोकेट होती है तो ये रन टाइम पे चेंज भी हो सकती है और इसमें मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास आ जाती है। अच्छा, स्टैटिक में चेंज से क्या मुराद है? स्टैटिक में चेंज से मुराद ये है कि आपने स्टैटिक का एक प्रोग्राम बना दिया है और इसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि एक आपने एरे लिया था और आपने उसमें से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करना चाहा। तो आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए से कहा कि 20 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, तो आपने एरे 20 का लिया और वो प्रोग्राम बना दिया। कल को क्या होता है, एक नया स्टूडेंट उस आईडी में रजिस्टर होता है, तो अब स्टूडेंट हो गए 21। तो अब आपका प्रोग्राम जो है वो वैसे काम नहीं करेगा जैसे 20 के लिए करा था। आपको इसको अगर करेक्ट करना है तो आपको आके कोडिंग में से इसको चेंज करना पड़ेगा कि एरे के साइज को बढ़ाकर 21 करना पड़ेगा। या हो सकता है 3-4 स्टूडेंट छोड़ के चले गए, कोर्स ड्रॉप कर दिया, तो अब आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो उस केस में भी आपको क्या होगा, साइज को चेंज करना है तो आपको कोड में जाके मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, फिर रिकम्पाइल करना पड़ेगा, फिर री एग्जीक्यूट करना। जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आपके पास ये बेनिफिट है कि आप ये काम रन टाइम पे कर सकते हैं। आप फाउंड योर चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, आप इसी लिहाज से अपने प्रोग्राम को लिखेंगे एक दफ़ा और रन करते वक्त आप डेटा का साइज रन टाइम पे वेरी कर सकते हैं। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से इस प्रॉब्लम को जो हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी, तो हम क्या करते थे कि एरे को साइज़ को जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती थी उससे थोड़ा-सा बड़ा ले लेते थे। आप कहते थे क्या ज़रूरत है हमें बार-बार रिकम्पाइल करने की, हम एक ही मर्तबा लिख लेते हैं से 100 साइज़ स्टूडेंट का और उसमें एनरोल होंगे 10 होंगे, 20 हों, 30 हों, हमारा काम तो चल जाएगा। ठीक है, काम तो चल जाएगा, लेकिन आपके अगर स्टूडेंट 10 होते हैं और आपने 100 की मेमोरी एलोकेट करवाई थी, तो इस केस में आपकी 90 मेमोरी एलोकेशन वेस्ट होती हैं। वेस्टेज ज़्यादा है। ठीक है, वेस्टेज ज़्यादा है। फिर उसके बाद अगर चलें 20 भी होती है तो 80 का वेस्टेज है। तो जो भी हो इसमें वेस्टेज के चांसेस ज़्यादा हैं। आपने सेफ साइड तो रखा लेकिन सेफ साइड में आपका वेस्ट हो गया। इट्स लाइक कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है? कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। ऐसे एक मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि से आपको कुछ रजिस्टर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है? आप एक कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपना, आपको रजिस्टर रिक्वायर्ड है, तो आप लेने गए वो पर्टिकुलर रजिस्टर जिस ये से 100 ओम का चाहिए, 1 किलो ओम का चाहिए और कुछ 700 ओम का चाहिए। आप वहाँ लेने गए, आपने पता किया जी इंडिविजुअल प्राइस ऑफ रजिस्टर्स क्या हैं, उन्होंने बताया आपको जी ये टोटल जो है से आपके सारे रजिस्टर मिला के ₹10 के बनते हैं। इसके बरक्स आपने एक सामने बड़ी अच्छी-सी शीट लगी देखी रजिस्टर्स की, ठीक है? और उसके प्राइस आपसे पूछे गए तो पता लगा कि यार ये 50 में इतने सारे मिल रहे हैं और ये सिर्फ़ हमें ₹10 में 3 मिल रहे हैं। तो आपने इस उम्मीद पे कि ये 50 वाला जो है मुझे अभी फ़ायदा दे रहा है, मैं इसको ले लेता हूँ और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। ठीक है, बज़ाहिर तो ये अच्छा सौदा नज़र आ रहा है, अच्छा आपने बार्गेन किया। लेकिन हुआ क्या कि आपको अभी ज़रूरत थी, वो काम आपका हो रहा था 10 में और आपने वो काम किया है 50 में। और आगे अगर आपने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया इफेक्टिवली, क्योंकि उसमें सारे इस तरह की रेजिस्टेंस के क्या कहते हैं, अलग-अलग क्या कहते हैं चाहिए कैपेसिटी का रजिस्टर होता है, ठीक है? तो
सारे आपको शायद रिक्वायर्ड ही ना हो, तो उसमें से बहुत सारे रजिस्टर आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ ली और यूटिलाइज़ उसमें से कम हुई और बाकी सब कहाँ चला गया, वेस्टेज में चला गया। तो आपने एक तरीके से समझ लें 40 रुपए जो हैं वेस्ट कर दिए इस बार्गेन में। ठीक है? तो बिल्कुल मेमोरी में भी ऐसा ही है कि आपको अभी वक़्त की जितनी ज़रूरत है, आपने अगर उससे ज़्यादा ली और यूटिलाइज़ ना की, तो बाकी सारी मेमोरी कहाँ चली जाती है, वेस्टेज में चली जाती है। तो इस तरह आप कभी भी कोई चीज़ लेने जाएँ, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बाय कर लेते हैं और वो उस वक़्त यूटिलाइज़ नहीं होती, तो इट विल ऐड टू द वेस्टेज। ठीक है? वो वेस्टेज में चली जाती है। तो ये नुकसानात होते हैं अगर हम एरे से वेरिएबल साइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में रेस्क्यू के लिए हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट जो कहलाता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि आप साइज़ को बिफोर कंपाइलेशन या बिफोर रनिंग कहीं पे भी मेंशन ही नहीं करते, बल्कि आप एक जनरल सा सिंटेक्स लिख देते हैं और उस सिंटेक्स में क्या होता है कि रन टाइम पे एक यूज़र से इनपुट लिया जाएगा और वो इनपुट जो है आपका साइज़ बन जाता है। ठीक है? तो वो इनपुट आपका साइज़ बन जाता है और मेमोरी चूँकि उसी वक़्त एलोकेट होती है, तो जितनी आपको रिक्वायर्ड होगी, उतनी ऑन द फ्लाई वो आपको एलोकेट हो जाएगी। तो दैट रिज़ल्ट इन इफेक्टिव मेमोरी यूटिलाइज़ेशन। आपको 10 चाहिए 10 पीसेस मिल जाएँगे, 50 चाहिए 50 पीसेस मिल जाएँगे, जितनी आपको रन टाइम पे रिक्वायर्ड है, उतने ही मिल जाएँगे। यानी आपको ये काम करने के लिए दोबारा से मेमोरी को कोड में जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रोग्राम एक दफ़ा लिख दिया, अब ये प्रोग्राम चाहे वही वाली बात स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल जो मैंने दी, स्टूडेंट 10 से 20 हो जाएँ, आपको कुछ नहीं करना, प्रोग्राम को 20 पे रन कर देना है। कोड में कोई चेंजेज़ नहीं होगी, 50 हो जाए 50 पे रन कर देना है, कम हो जाए 15 तो 15 पे रन कर देना है। आपको कोड में कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, यानी कोड वन्स रीयूज़ अगेन एंड अगेन या कोड वन्स रन मेनी टाइम्स। ठीक है? ये पॉसिबल हो सकेगा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से। ठीक है, तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट ये है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज़ करना है तो नॉर्मली हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी stdlib, जिसमें कुछ फंक्शंस मौजूद हैं जो मेरे लिए डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो इसमें एक malloc का फंक्शन है, calloc का फंक्शन है और एक रीएलोकेशन का फंक्शन भी है कि आपके रन टाइम पे रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, तो आप प्रोग्राम चलते में भी चेंजेस कर सकते हैं। और उसके अलावा एक डी एलोकेशन का फंक्शन है जिसका नाम है फ्री। ठीक है, मैलॉक का फंक्शन का कुछ सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें पॉइंटर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आपका पॉइंटर का कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मेमोरी एलोकेट कराते हैं तो आपको रिटर्न एक एड्रेस मिलता है, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन। ठीक है, आपने से 10 लोकेशन रिजर्व करवाई हैं तो आपको रिटर्न होके पहली लोकेशन का पॉइंटर मिलेगा, यानी एड्रेस मिलेगा। तो सिंटेक्स थोड़ा सिंपल सा है कि आपने malloc फंक्शन को पास करना है अपनी रिक्वायरमेंट, ब्लॉक साइज। ये आपको सिंगल ब्लॉक एलोकेट कर देगा। आपने यहाँ पे जो भी नंबर लिखा उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है? अब अगर आपने से 10 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेट करानी है, तो आप थोड़ा सा इधर स्मार्टली काम क्या करते हैं, 10 को मल्टीप्लाई करा देते हैं साइज़ ऑफ इंटीजर। तो इसमें 10 इंटीजर का साइज़ के बराबर मेमोरी एलोकेट हो जाती है। साइज़ ऑफ एक फंक्शन है जो आपको आपके प्लेटफ़ॉर्म पे बता देता है कि इंटीजर का साइज़ क्या है। आप इसको गेस नहीं कर सकते क्योंकि कुछ प्लेटफ़ॉर्म जो 32 बिट हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है, कंपाइलर 32 बिट है, तो वहाँ पे ये 4 होता है, लेकिन जहाँ 64 बिट है वहाँ पे ये साइज़ 8 हो जाता है। तो इट्स बेटर कि हार्ड कोड नंबर लिखने के बजाय आप कौन-सा फंक्शन यूज़ करें, साइज़ ऑफ। तो साइज़ ऑफ क्या है, आपको बताएगा एक इंटीजर का साइज़, और आपको 10 इंटीजर चाहिए तो आप 10 से मल्टीप्लाई करा दें उस साइज़ को, तो आपके पास 10 इंटीजर की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। फर्दर ये टाइप कास्टिंग है, ऑप्शनल है, लेकिन इट्स रिकमेंडेड, क्योंकि आप ये बता रहे होते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो डेटा है उसकी डेटा टाइप और राइट हैंड साइड पे जो डेटा है उसकी डेटा टाइप सेम हो जाए। ठीक है, ताकि आगे चल के कोई कन्फ्लिक्ट ना आए। ऐसी बात है, पॉइंटर ये वाला इंटीजर टाइप का होगा, तो आप ये टाइप कास्टिंग कर रहे हैं सिंपली। तो इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद आपको 10 मेमोरी लोकेशन मिलेंगी और हर मेमोरी लोकेशन जो होगी एक इंटीजर स्टोर कर सकेगी। ठीक, अभी इसको हम कोड में भी देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके पूरे एक एग्जांपल के साथ। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल मौजूद है, चलें देख लेता हूँ एक नज़र। इधर तो ये एग्जांपल किस चीज़ की है, इसमें सम किया हुआ है। ठीक है, और चलें लेट्स डाइव इन। कोड मैं कर देता हूँ, मेरे ख्याल से कॉपी तो नहीं होगा यहाँ से ये।
या हो जाएगा, लेट्स सी। नहीं, ये यहाँ पर एक इमेज आई थिंक, तो ये कॉपी नहीं होगा। चलें, टाइप ही करना पड़ेगा मुझे, तो टाइप कर लेते हैं इस कोड को और स्टार्ट करते हैं अपना कोड एडिटर। तो कोड एडिटर में मेरे पास वही फोल्डर ओपन है जो हमने जिसमें लैब बनाई हुई है ऑलरेडी। लैब 1 लैब 2 का फोल्डर मौजूद है। इसमें मैं जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ ब्लैंक स्पेस में और एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ लैब 3 के नाम से। ठीक है, तीसरा फोल्डर आ गया मेरे पास और इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ और इसके अंदर न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम दे देते हैं malloc.c। ठीक है, malloc.c। और इसमें मुझे क्या करना है, पहले तो वही मेरे पास, फिर मेटल कोड इंक्लूड और इसमें stdio.h। ठीक है, हैश इंक्लूड, इसके लिए मेरे पास std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच की 2 लाइब्रेरीज मैंने ऐड कर दी। इंटीजर मेन और फिर आ जाते हैं एंड में रिटर्न 0। सही। अब मुझे क्या करना है कि डायनेमिकली काम करना है। ठीक है, एरे से आपको ऑलरेडी पता है काम कैसे होता है, तो मैं एरे वाली एग्जांपल दोबारा से नहीं करके बताऊंगा। एरे से करूंगा तो आपको पता है एक प्रॉब्लम आती है कि एरे इज स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। अगर आप उस प्रोग्राम में एरे यूज़ करेंगे, अभी मैं करता हूँ पहले, फिर एरे से भी करके बता दूंगा क्या इशू आएगा। तो सबसे पहले मुझे एक मैसेज प्रिंट कराना है, printf, और उसमें लिखना है एंटर नंबर। किस चीज़ का नंबर लिया हुआ है यहाँ पर हमने, सम कर रहे हैं, सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको स्कैन करा लेता हूँ, स्कैन एफ। ठीक है, अब स्कैन एफ मुझे कराना है और एक नंबर है तो %d आएगा और एड्रेस ऑफ मैंने इसको ले लिया NUM। अब मुझे एक वेरिएबल रिक्वायर्ड था NUM, तो इस वेरिएबल को मैंने टॉप पर जाकर डिक्लेयर कर दिया INT NUM। ठीक है, जो जो मुझे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है कि मैं उसको ऊपर जाकर डिक्लेयर कर दूँ। फिर मेरे पास यहाँ वेरिएबल आ जाता है, तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक ptr। ठीक है, और ptr किस टाइप का होना चाहिए, int पॉइंटर टाइप का होना चाहिए, या चलो int पॉइंटर अभी नहीं लिखता, मुझे मेमोरी एलोकेट करानी थी, मैंने लिखा malloc। ठीक है, और जितने भी मुझे चाहिए, मैंने कितने यूज़र से पूछ लिया, नम चाहिए। ठीक है, नम में 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, जितने भी, इतने मुझे क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वही साइज ऑफ का फंक्शन लिखा और उसको बता दिया इंटीजर का जो भी साइज होता है वो यहाँ पे आप लें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ptr यूज़ किया है, तो मुझे ptr ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं इस लाइन में भी कर सकता हूँ, लेकिन क्लीन रखने के लिए मैं सेपरेट लाइन में कर देता हूँ इंट पॉइंटर ptr। ठीक है, अब चूंकि इसकी डेटा टाइप देख सकते हैं आप, या तो मैं यहाँ पॉइंटर लगा लूँ, यहाँ पे लगा लूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ लगा रहा हूँ ताकि ये बात समझा सकूँ कि इसकी डेटा टाइप क्या है, इंट पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसकी मेमोरी एलोकेट करूँगा तो ये रॉ मेमोरी है, मुझे यहाँ पे भी टाइप कास्ट करके बता देना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो भी डेटा टाइप है वही मैं राइट हैंड साइड पे भी टाइप कास्ट कर दूँ। तो इस तरीके से पता लग जाएगा कि ये एक इंटीजर पॉइंटर है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे, ये डेटा टाइप में इंट पॉइंटर है और ये वाली डेटा टाइप भी टाइप कास्ट कर रहा हूँ इंट पॉइंटर, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों की डेटा टाइप सेम। ठीक है, इसके बाद एक स्टेप आता है कि मैं चेक करता हूँ कि मेमोरी एलोकेशन सक्सेसफुल भी रही है नहीं। तो मैं पीटीआर को चेक कर लेता हूँ कि अगर पीटीआर जो है नल आ गया, ठीक है, कैप्स में, तो उस केस में मैं सिर्फ यूज़र को एक मैसेज दे देता हूँ कि भाई मेमोरी एलोकेशन जो आपने की थी, अभी ये करना चाह रहे थे, वो फेल हो गई है। तो आप सिंपली कोई भी मैसेज दे देते हैं, सिंपल रखता हूँ, मेमोरी एलोकेशन
फेल, ठीक है, दैट्स इट, ये मैसेज मैं दे दूंगा, खत्म हो गया, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, एल्स मैं अगर एलोकेशन फेल नहीं होती तो मैं कुछ काम करना चाहूँगा, और वो काम क्या है वो देख लेते हैं। एल्स मुझे काम क्या करना है कि यूज़र से अगर मेमोरी एलोकेट हो गई तो इसके अंदर इनपुट लेना है, और इनपुट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप लगा लेता हूँ, फॉर i इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। यहाँ पे भी 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि बेस एड्रेस में अगर मैं +1 करता हूँ तो सेकंड एड्रेस बन जाता है, +2 करता हूँ तो थर्ड, +3 करता हूँ फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। आई लेस देन कितने एलिमेंट है मेरे पास, नंबर एलिमेंट है तो मैंने नम लिख लिया, और आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, मुझे फ़िलहाल तो करना है सिर्फ स्कैन, और कुछ और करना है, कुछ और नहीं करना, तो मैं सिंपली स्कैन करा लेता हूँ, स्कैन एफ, और इसमें कर लेते हैं हम, चूँकि इंटीजर इनपुट ले रहा हूँ तो %d, और यहाँ पे मुझे लिखना होता है एड्रेस ऑफ ईच ऑपरेटर, ठीक है, एड्रेस ऑफ ईच ऑपरेटर का, सॉरी, एड्रेस ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो एरे में तो मैं जब इसे लिखता था तो मैं इस तरीके से लिखता था कि एरे ऑफ आई, ठीक है, एरे में मैं इसको इस तरीके से लिख देता था, एरे ऑफ आई। लेकिन अब मैं एरे में डील नहीं कर रहा, बल्कि मैं डील कर रहा हूँ किस चीज़ में, पॉइंटर्स में डील कर रहा हूँ। एरे में यही काम मुझे करना होता था, तो मैं लिखता था सिंपली ARR, जो भी मेरे एरे का नाम है आई, तो ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड लोकेशन हो जाता है। ये है एरे नोटेशन, ठीक है। यही चीज़ इक्वेलेंट होती है आपके, ठीक है। पॉइंटर नोटेशन में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये होगा ARR प्लस आई, यही इक्वेलेंट होगा ARR प्लस आई के साथ, लेकिन इस पे आएगा आपके पास एक स्टार का साइन, पॉइंटर, क्योंकि जब मुझे ARR मुझे वैल्यू देगा और पॉइंटर की तो मुझे वैल्यू चाहिए, तो मुझे स्टार रिक्वायर्ड। लेकिन अभी मैं स्कैन एफ कर रहा हूँ, तो स्कैन एफ में तो मुझे एड्रेस देना होता है, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑपरेटर लगा दिया, तो यहाँ पे भी मैं एड्रेस ऑपरेटर लगा दिया। और जैसे कि मैंने बताया था, रेफरेंस और डी रेफरेंस ऑपरेटर एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है इसके। यानी एरे नोटेशन में अगर मैं एड्रेस लिखता हूँ तो इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा होपफुली। और पॉइंटर नोटेशन में अगर मैं एड्रेस लिखता हूँ तो वो इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब है, अगर मुझे यहाँ पे एक पॉइंटर नोटेशन लिखनी है तो यहाँ पे सिंपली मुझे लिखना पड़ेगा PTR प्लस आई। तो ये जब मैं लिखूंगा तो खुद ब खुद क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे एड्रेस बन जाएगा। एड्रेस ऑपरेटर एक्सप्लिसिटली लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PTR या पॉइंटर वेरिएबल विदाउट स्टार जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो आप रिकॉल करें, इसका मतलब होता है कि मैं एड्रेस की बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त ऑटोमेटिकली एड्रेस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले लूँगा। फर्दर अगर मैं यूज़र को अच्छा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आप कि प्रिंट एलिमेंट 1 प्रिंट एलिमेंट 2, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इससे पहले मैं प्रिंट की लाइन डाल देता हूँ, और वो प्रिंट की लाइन कैसे आएगी, प्रिंट एफ, और उसमें मैं लिख देता हूँ एंटर। अच्छा, लाइन चेंज भी कर लेते हैं हम यहाँ पे, एंटर एलिमेंट या डेटा 1, कुछ भी कह सकते हैं आप, एलिमेंट, और एलिमेंट में मैंने लिख लिया %d, और वो एलिमेंट %d के बाद सेमीकोलन कर दिया, और वो एलिमेंट क्या होगा, i +1, ठीक है। i 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने +1 करके उसकी करेक्शन कर दी कि यूज़र को एलिमेंट 1 में शो हो, जबकि मैं इंडेक्स नंबर 0 पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट्स कर देता हूँ। ब्रैकेट्स कैसे कर सकता हूँ, मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट करके इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अच्छा सा मैसेज मिल जाएगा यूज़र को, एंटर एलिमेंट, और उसके बाद उसको स्कैन करना शुरू कर दें। उसके बाद मैं सिंपली कुछ नहीं कर रहा, इस प्रोग्राम में इन्हीं एलिमेंट्स को वापस डिस्प्ले करा देता हूँ, और वापस डिस्प्ले कराना है तो मैं यही लूप कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रन कर देता हूँ, ठीक है। और सिर्फ एक प्रिंटफ डाल देता हूँ यहाँ पे, प्रिंटफ, और उस प्रिंटफ में क्या आ जाएगा कि जो भी एलिमेंट मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, और लाइन चेंज कर लूँ या कॉमा कर लूँ, जैसे बेहतरी हो, कॉमा कर लेते हैं, %d
कॉमा, ठीक है। और क्या चीज़ डिस्प्ले होगी यहाँ पे? यहाँ पे डिस्प्ले होगा वही बात कि PTR प्लस आई, लेकिन अब चूंकि मुझे वैल्यू रिक्वायर्ड है तो वैल्यू के केस में मैं यहाँ लगा दूंगा स्टार, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूँ तो आपको पता है वैल्यू के लिए यहाँ पे आता है स्टार। तो ये डिफरेंस है एरर नोटेशन और पॉइंटर नोटेशन का। इससे क्या होगा कि जो भी मैंने एलिमेंट इनपुट किए होंगे वो अगली लूप प्रिंट कर देगी। मैं उसी लूप के अंदर प्रिंट इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैं आपको ये डिफरेंशिएट कराना चाहता हूँ कि वो यूज़र का दिया हुआ डेटा ही डिस्प्ले नहीं हो रहा, बल्कि वो सक्सेसफुली पहले पॉइंटर में स्टोर हो गया है, इन इंस्ट्रक्शंस में PTR में स्टोर हो चुका है, और फिर ये अलग से सेपरेट लूप लगा के ये बात वेरीफाई करिए कि हाँ वाकई वो डेटा स्टोर हो चुका है। अब आप इस डेटा के साथ जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं, आप सम कर लें, आप प्रोडक्ट कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल सिंपल रख रहा हूँ, प्रोग्राम को सिर्फ इनपुट लिया है और उसी को आउटपुट पे डिस्प्ले करा। तो इस प्रोग्राम को हम कर लेते हैं कंपाइल, देखते हैं क्या सही, ठीक है। मैं स्क्रीन आपके सामने मैं बढ़ा देता हूँ। तो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने कहा 4, ठीक है। एंटर एलिमेंट 1 मैंने कहा 5, एंटर एलिमेंट 2 मैंने कहा 6, 7, 8, ठीक है। 5, 6, 7, 8 हमारे पास आ गया रिजल्ट, लेकिन थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा इसको देखने में, तो इसको सही करते हैं और यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं printf कि you have entered, ठीक है। और बस ये कर देते हैं, तो जो भी डेटा एंटर हुआ होगा वो इसके सामने आ जाएगा। यहाँ पे बस लाइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा से री एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट पहले मैंने 4 पे रन किया था, अब मैं 5 कर लेता हूँ। एंटर एलिमेंट 1 मैंने कहा ठीक है जी, एंटर एलिमेंट 1 में मैं डाल देता हूँ 9, 8, 7, 6, 5, ठीक है। तो यू हैव एंटर 9, 8, 7, 6 एंड 5। तो आपने देखा कि ये काम सक्सेसफुली हो रहा है कि मैं इसको डायनेमिकली चेंज कर पा रहा हूँ। दोबारा से आपको करके बता देता हूँ, इसी प्रोग्राम को मैं देखें दोबारा से रन करता हूँ, कुछ भी चेंज नहीं करूँगा कोड में, और यहाँ से रन कर दिया, ठीक है। आप ये आउटपुट को अपनी नज़र में रखें कि अब ये 5 के साथ रन हुआ था, मैंने अब मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, 5 से बढ़ के से 7 हो गई, ठीक है। तो मैंने 7 के लिए रन कर दिया। 7 में उसने पूछा पहला एलिमेंट, मैंने कहा 1, दूसरा 2, तीसरा 3, 4, 5, 6, 7। तो इसने देखिए मुझसे 7 टाइम्स पूछा और 7 ही नंबर से स्टोर भी कर लिए। तो मैंने अपने प्रोग्राम की कोडिंग में कुछ चेंज नहीं किया और मेरा प्रोग्राम स्केल कर रहा है अलग अलग डेटा सेट पे। 5 के लिए भी काम कर रहा है, 7 के लिए भी काम कर रहा है, मैं 3 कर दूंगा 3 के लिए भी काम करेगा। मैं जितने करना चाहूँगा ये उतने डेटा सेट पे काम करेगा, ठीक है। मैं जितना करना चाहूँगा ये उतना ही डेटा सेट पे काम करेगा। तो ये है आपके पास समझ लें कि बेनिफिट ऑफ यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कि रन टाइम पे अपना साइज़ वेरी कर सकता है, और आपका एल्गोरिथम होना भी ऐसा ही चाहिए कि डेटा सेट पे डिपेंडेंसी इतनी ना हो, डेटा वेरी कर सकें आप डायनेमिक पे। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि आपने से वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आप कहें कि यार जब मैंने 1 पेज की फ़ाइल बनानी है तो मुझे अलग माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड वर्ज़न चाहिए, जब 10 पेज की बनानी है तो अलग चाहिए, बोल्ड बनाना है तो अलग चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होता, आपको एक ही सॉफ्टवेयर मिला हुआ होता है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, और वही अलग-अलग रिक्वायरमेंट के लिहाज से स्केल कर रहा होता है। 10 पेज की फाइल होगी तब भी वही सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, 1 पेज की फाइल होगी तब भी वही चला रहे हैं। तो ये ऐसे ही होता है ना, नहीं नंबर ऑफ डेटा इनपुट से आपके सॉफ्टवेयर को जाके रीकोड नहीं करना पड़ता, कोडिंग में चेंजेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है? तो ये एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल थी मैलॉक को लेकर। यहाँ पे अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकता है, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो काइंडली आस्क एनी इफ यू हैव एनी क्वेरीज़। जी, क्लास क्लियर है आप लोगों को? आई नीड फीडबैक हियर।
चलें ठीक है। अब हम एक काम ये करते हैं कि वही बात जो मैं बता रहा था, इस प्रोग्राम को अगर मैं एरे से करने की कोशिश करता तो क्या होता? ठीक है, तो मैं इसी प्रोग्राम का कॉपी कर लेता हूँ इसे कम्प्लीटली और फिर एरे में कन्वर्ट करता हूँ और इसी फ़ोल्डर में मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, एरे। ठीक है, एरे डॉट सी करने की कोशिश करते हैं एरे से ये काम। अच्छा, मुझे अगर एरे यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने यहाँ से हटा दी। ठीक है, मैं पॉइंटर यूज़ नहीं करना चाह रहा, बल्कि सिंपली एक एरे यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एरे का नाम मैं वही दे देता हूँ, ptr ही दे देता हूँ और एरे का साइज़ मैं फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं देता। ठीक है, एरे का साइज़ फ़िलहाल यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं देता, या मैं एरे को यहाँ डिक्लेयर ही नहीं करता, एरे को ले जाता हूँ, वरना तो एरर दे देगा। यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, जब मेरे पास नम आ जाएगा तो मैं नम साइज़ का एरे डिक्लेयर कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरे पास साइज़ आएगा यूज़र से, मैं उस साइज़ का एरे डिक्लेयर कराने की कोशिश कर लेता हूँ। ये ptr वाली लाइन यहाँ से हटा देता हूँ और ये भी लाइन हटा देता हूँ, इस सब की मुझे ज़रूरत है नहीं। क्योंकि एरे में मेमोरी एलोकेट हो ना हो, इस बात की कोई चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कंपाइलर की ज़िम्मेदारी वो मुझे एलोकेट करके देगा। ठीक है, तो मैं इस सबको हटा देता हूँ। एरे से ये काम करने की हम कोशिश करते हैं और चूँकि यहाँ पे सिंपल ptr अब मेरा एरे है, तो मैंने इसको आई लिख दिया और यहाँ पर भी ptr मेरा एरे है, तो मैंने इसको ptr आई लिख दिया और यहाँ पे चूँकि मैं एड्रेस डील कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ नोटेशन को चेंज कर दिया, किसमें, एरे नोटेशन में कर दिया। ठीक है, अगर मैं एरे से ये काम करना चाहता, आप शायद सोच रहे हो बहुत हैसल है भाई डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो मैंने कही एरे से करके देखते हैं। एरे को मैंने इनिशियली कोई साइज़ नहीं दिया, बल्कि एरे को डिक्लेयर ही तब करा रहा हूँ जब यूज़र मुझे साइज़ देगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखता हूँ कि क्या बिहेवियर आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं टाइपो एरर कर रही हूँ। ठीक है, दोबारा से रिकम्पाइल कर लेते हैं। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट आया। ठीक है, सो फार सो गुड, मैंने कहा 5। अच्छा, एरे ही रन हो रहा है, पहले मैं ये देख लूँ। 1 2 3 4 5। अच्छा जी, यहाँ तो इस प्रोग्राम ने हमें रन करके दिखा दिया। ऐसा क्यों हुआ भाई? अगर आपको याद हो, इस टूल में मैं वो स्टैंडर्ड कैसे ओपन करूँगा मुझे नहीं आइडिया, लेकिन डेव सी में मैंने आपको ये चीज़ करके दिखाई थी और एक वहाँ से आईएसओ स्टैंडर्ड इनेबल किए थे। तो आईएसओ स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एरे के अंदर आप वेरिएबल नहीं दे सकते। ठीक है, एरे के अंदर हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो ये बज़ाहिर तो ये एक्सरसाइज इस कंपाइलर में चल गई है, लेकिन ये स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। हो सकता है कि हमारा जो है कंपाइलर इसे बाईपास कर गया, लेकिन अगर आप इस पे रिसर्च करें कि अबाउट एरे साइज़ के बारे में रिसर्च करना चाहें कि हाँ, आप एरे का साइज़ क्या रख सकते हैं, क्या नहीं, तो आपको क्लियरली उसमें रिजल्ट्स में ये मिलेगा कि यू कैन नॉट असाइन वेरिएबल साइज टू एरे। ठीक है, या मैं काम करता हूँ, आपको रिसर्च करके इसके बारे में थोड़ा सा बता ही देता हूँ। ठीक है, तो बात मैं ये कर रहा था कि ये चीज़ जो है सी के आईएसओ स्टैंडर्ड्स में अलाउ नहीं होती। तो इस पे एक मेरे पास आप लोगों के लिए रिसर्च है, समझ लें। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सी सपोर्ट्स वेरिएबल साइज एरे फ्रॉम C99 स्टैंडर्ड्स। ठीक है, 99 के बाद जो है, अगर आप ये कोड करते हैं तो ये सही है। ठीक है, मतलब सपोर्ट कर देता है और ये स्टैक पे डिक्लेयर करता है। स्टैक पे डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि जो आपको मैं बताया था कि स्पेसेस होते हैं हमारे पास, डेटा स्टैक, कोड स्टैक और इन्वायरमेंटल स्टैक। ठीक है, तो ये क्रिएट तो कर देता है ऑन द फ्लाई ऑन स्टैक आफ्टर C99, यानी
Also note that C99 or C11 standard, there these features called flexible array members which work same as above. लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि C प्लस प्लस स्टैंडर्ड टिल 2011 डजेंट सपोर्ट वेरिएबल साइज एरे। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब इसमें तजाद है सी और सी प्लस प्लस के स्टैंडर्ड्स में। सी जो है C11 सपोर्ट करता है और C99 सपोर्ट करता है, लेकिन C90 या उससे ओल्डर जो सी के वर्जन है वो सपोर्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ख़ास बात क्या बता रहे हैं कि ये जो एरे हो जाएगा, अब जाहिर सी बात है इसका मतलब है कि हमारे कंपाइलर ने ये चीज़ अलाउ कर दी है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई स्टैंडर्ड इम्पोज नहीं करेगी मैं कौन से पर्टिकुलर वर्जन ऑफ सिंटेक्स पे रन करना चाह रहा हूँ। तो इसमें डेफिनेटली रन हो रहा होगा C99 और अबव, इसलिए इसने इस चीज़ को कर दिया है बाईपास। लेकिन चूंकि ये स्टैक पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कीप इन माइंड स्टैक लिमिटेड होती है हमारे पास। ठीक है, स्टैक जितने भी वेरिएबल मैं लोकल वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ या एरे क्रिएट कर रहा हूँ सब बनते हैं स्टैक पे, और स्टैक हर फंक्शन को लिमिटेड मिलती है, इतनी ज़्यादा स्टैक नहीं होती। जबकि जब मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता हूँ तो मेरी जो मेमोरी एलोकेट होती है वो होती है हीप पर। ठीक है, हीप जैसे कि वर्ड ही बता रहा है, इसके लघु मायने ढेर, यानी मेमोरी के ढेर में से। ठीक है, और मेमोरी का ढेर का मतलब है जितनी भी मेमोरी आप लेना चाहें वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप एरे भले से डिक्लेयर कर देता हो सी आप करें, क्योंकि स्टैक जैसे कि मैंने बताया लिमिटेड है। तो अगर आपने कोई बहुत बड़ा साइज कर लिया तो आपका प्रोग्राम जो है अनएक्सपेक्टेड आउटपुट दे सकता है कि उतनी मेमोरी एलोकेट ना हो, या वो जो प्रोग्राम की मेमोरी है अपनी बाउंड से बाहर हो जाए। ठीक है, तो एक अभी भी आपके पास मोटिवेशन ये थो C99 के बाद आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मसला यही है कि जितने भी वेरिएबल या लोकल वेरिएबल होते हैं वो स्टैक पर एलोकेट होते हैं, और स्टैक हमारे पास रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज होती है, जबकि हीप इज सॉर्ट ऑफ थियोरेटिकली इनफाइनाइट। जितनी आपके सिस्टम में मेमोरी है वो सब हीप है, यानी वो डेटा सेगमेंट में से आती है, और एक्चुअली वेरिएबल डेटा में होते हैं ना कि स्टैक में। स्टैक में समझ लो टेम्पररी तौर पे रखे जाते हैं वेरिएबल, लेकिन एक्चुअल वेरिएबल्स जो होते हैं वो डेटा सेगमेंट में ही होते हैं और रिकमेंडेड है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम एरे से चल तो रहा है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि रिकमेंडेड नहीं है। और क्यों चल पा रहा है, क्योंकि हमने जो कंपाइलर इसमें यूज़ किया हुआ है वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है जो C99 या उसके बाद के हैं। ठीक है, तो C99 एंड ऑनवर्ड वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अलाउ करते हैं कि हम वेरिएबल साइज एरे, या इन्होंने क्या नाम दिया है इस चीज़ को, फ्लेक्सिबल एरे मेंबर्स। ठीक है, फ्लेक्सिबल एरे मेंबर्स आप कर सकें, लेकिन सी प्लस प्लस फिर सपोर्ट नहीं करती। तो वही वाली बात है, सी प्लस प्लस में थोड़ी कन्फ्यूजन है। तो इधर देखें अल्टरनेट क्या बताया हुआ है नीचे, कि आप जी सी सी बिफोर 99 जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं वो ये मेलॉक वाला ही है। ठीक है, और जो हम कर रहे हैं। ठीक है, और ये मैं क्यों आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप ये वाला यूज़ करें, क्योंकि अब सीन ये है कि आप लोग कोडिंग अगर करते हैं एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आपकी कोडिंग जो होती है वो होती है एम्बेडेड सिस्टम पे मेनली। ठीक है, और एम्बेडेड सिस्टम में मेमोरी हमेशा ही कंस्ट्रेंट रही है, स्पेस का हमेशा मसला रहता है। तो वहाँ पे माइट बी ये जो वेरिएबल या फ्लेक्सिबल लेंथ एरे हैं सपोर्टेड ना हो, क्योंकि उसमें उन्होंने ओल्ड मिनिएचराइज या बिल्कुल सिंपल सा सी का कंपाइलर इंस्टॉल किया हो। ठीक है, तो अगर वहाँ पे कंपाइलर आपका ओल्ड है तो आप वहाँ पे ये वाला कोड रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आपको वेरिएबल लेंथ रिक्वायर्ड हो तो आप डायनेमिक मेमोरी की तरफ जाएं, और जब भी आपको स्टैटिक का काम हो तो आप एरे की तरफ आएं। वेरिएबल लेंथ एरे एक कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आप एम्बेडेड में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपकी स्टैक फटाफट ओवरफ्लो हो जाएगी, क्योंकि स्टैक उसमें बहुत कम होती है। ठीक है, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये मुअम्मा भी हल हुआ कि कभी-कभी कंपाइल जो हो जाता था हमारे पास प्रोग्राम, वो क्यों हो जाता है, तो क्योंकि आईएसओ स्टैंडर्ड C99 एंड ऑनवर्ड वाले इस चीज़ को अलाउ करते हैं कि मैं डायनेमिक एरे का साइज़ रख सकूँ, और उससे पहले वाले जो कंपाइलर है वो अलाउ नहीं करते थे। ठीक है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप डायनेमिक साइज का सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एरे से करने की कोशिश करें, क्योंकि फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन्वायरमेंट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी हो सकती है, अगर आप एम्बेडेड पे काम कर रहे हैं तो ये आपको आगे चल के काफ़ी परेशान कर सकती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑलवेज गो फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जब भी आपको वेरिएबल लेंथ एरे रिक्वायर्ड हो इन सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज कह रहा हूँ, अदर लैंग्वेजेस में आपके पास वेरिएबल लेंथ के ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन अदर लैंग्वेजेस फास्ट नहीं है, अदर लैंग्वेजेस हार्डवेयर पे डायरेक्टली रन नहीं होती। ठीक है,
हार्डवेयर पर डायरेक्टली रन होने वाली बात या फास्ट प्रोसेसिंग की जब भी बात आती है तो सी और सी प्लस प्लस या और आजकल एक और लैंग्वेज है मेरे ख्याल से रस्ट, ठीक है, वो यूज़ होती हैं जब भी आपके पास सिस्टम लेवल की कोडिंग करनी होती है। ठीक है, ये ओल्ड ऑप्शन है, एक नया ऑप्शन आजकल मार्केट में मौजूद है रस्ट के नाम से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो इट्स अ साइड टॉपिक, लेकिन मैंने ये बता दिया कि ये एरे से हो जाता है कभी-कभी, तो क्यों हो जाता है और कभी-कभी नहीं होता तो क्यों नहीं होता। इट्स बिकॉज़ ऑफ योर बैक एंड में जो कंपाइलर यूज़ हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो सब टॉपिक साइड टॉपिक आ गया था एक, इसमें निकल गए थे हम सिर्फ़ इस बात को क्लियर करने के लिए एरे से ये काम हो सकता है या नहीं। ठीक है, अब इस पे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वापस अपने टॉपिक पे। और ये एग्ज़ाम्पल मैलॉक वाली को मैं चलें थोड़ी-सी और मॉडिफ़ाई करके इसको प्रैक्टिकल बना लेता हूँ। प्रैक्टिकल बनाने से मुराद ये है कि मैं इसमें सिंपल प्रिंट नहीं कराता बल्कि सम कर लेता हूँ। तो सम करना है तो यहाँ पे मैं आपका मैसेज ही दे देता हूँ कि एक सेपरेट लूप ले लेता हूँ, चाहो तो ऊपर वाली लूप में भी कर सकता हूँ। इस लूप में मैं इसको कर लेता हूँ सम। तो सम करना है तो मैं एक सिंपल सी कमांड लिखूँगा सम प्लस इक्वल्स टू क्या चीज़, किस चीज़ का सम हो रहा है, ये वाली पूरी की पूरी टर्म मुझे सम में रिक्वायर्ड थी, तो मैंने इसको कट किया और सम कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास सम में आ गई और प्रिंट करते वक्त सिर्फ मुझे मैसेज क्या देना है, सम को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट परसेंट डी और यहाँ पे क्या चीज़ है, सम इक्वल्स टू दैट दिस। ठीक है, सम में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे आ गया मेरे पास सम। और सम चूंकि मैंने बार बार यूज़ किया हुआ है तो मुझे इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। डिक्लेयर कहीं पे भी नहीं है सम, तो वापस जाते हैं ऊपर और यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कॉमा सम। और इसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा हमें ज़ीरो से। क्यों इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कमांड लिखी है सम प्लस इक्वल्स टू। जब भी मैं इस तरह की कमांड लिखता हूँ जिसका मतलब एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं लिख रहा हूँ सम, तो इसका मतलब है सम इक्वल्स टू सम प्लस, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो सम की ही इनिशियल वैल्यू में या प्रीवियस वैल्यू में नई रिजल्ट ऐड होके पूरा दोबारा से सम में ही स्टोर हो जाएगा। तो इस वजह से जो ये दो ऑपरेशन है ये कंपाउंडेड ऑपरेशन कहलाते हैं और इसको हम दो ऑपरेटर काउंट करते हैं क्योंकि इसमें प्लस भी हो रहा होता है और इसमें इक्वल्स टू भी हो रहा होता है। ठीक है जी, तो ये आ गए हमें यहाँ पर, सेव कर लेते हैं और अब सम वाला प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो इस प्रोग्राम को वेरीफाई कर दिया, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, मैंने कहा ठीक है मैं 5 कर लेता हूँ। 5 एलिमेंट 1 मैंने एंटर किया, 1 ही ले लेते हैं, 2 2 ले लेते हैं, 3 3 4 4। डेटा कुछ भी हो सकता है लेकिन इसका सम क्या बनेगा 15, तो सम इक्वल्स टू 15 आ गया। मैं दोबारा से इसी प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ विदाउट मॉडिफिकेशन ताकि और क्लियर हो जाए। तो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, मैंने कहा 6, तो डेटा आना शुरू हुआ 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 दफ़ा इसने डेटा पूछा और इनका सम हो रहा है 28। वेरीफाई कर लेते हैं क्या यही सम होना चाहिए। 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 3 इज 13, 13 प्लस 4 इज 17, 17 प्लस 6 इज 23 एंड 23 प्लस 5 इज 28। तो रिजल्ट भी सही है और स्केलेबल भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मैलॉक की एग्जांपल। वापस मैनुअल पे चलते हैं और देखते हैं फर्दर हमारे पास क्या है। तो मैनुअल में हमारे पास अब सेकंड फंक्शन मौजूद है कैलॉग। ठीक है, कैलॉग के बारे में कहा जा रहा है कि कैलॉग आपके पास मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट कराता है। ठीक है, जबकि मैलॉग सिर्फ और सिर्फ एक कराता था। तो मैलॉग और कैलॉग के सिंटेक्स में फ़र्क है सिर्फ ये एन का। यानी आप अगर मल्टीपल ब्लॉक एलोकेट कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यानी मल्टीपल और सिंगल ब्लॉक की अगर मैं आपको एग्जांपल बात देके समझाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके समझा देता हूँ कि जब आपने मैलॉक करा तो आपने एक्चुअली एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी लिया, सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी से मतलब है इतना बड़ा आपने एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व कराया था जब आपने मैलॉक की। ठीक है, और बस एक ब्लॉक आया। जबकि आपने जब कैलॉग करते हैं तो कैलॉग में आपके पास सिंगल ब्लॉक एलोकेट नहीं होता बल्कि सिंगल ब्लॉक के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ब्लॉक एलोकेट होते हैं। यानी उसके अंदर क्लियरली एक लाइन ऑफ सेपरेशन मौजूद होती है
से यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉक अगर मैं जितने भी बना सकते हैं मैं कुछ बना देता हूँ, इसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक एलोकेशन होती है, ठीक है। और कैलॉग से आप मल्टीपल ब्लॉक ऑफ सेम साइज एलोकेट करा सकते हैं। तो ये बुनियादी डिफरेंस है कैलॉग और मैलॉग का। इसके अलावा एक और डिफरेंस क्या है कैलॉग और मैलॉग का, कि मैलॉग में जब डेटा आप मेमोरी एलोकेट कराते हैं तो उसमें होता है गार्बेज, ठीक है। जबकि आप कैलॉग से जब मेमोरी एलोकेट कराते हैं तो उसमें होता है ज़ीरो, ठीक है। उसमें हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। आप जब भी कैलॉग क्या कहते हैं, कैलॉग से मेमोरी रिज़र्व कराएँगे तो उसमें होता है ज़ीरो, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि कैलॉग से मेमोरी एलोकेशन, जो कि मैंने यहाँ से पे ब्लू से हाइलाइट की है, उसमें जब भी आप एलोकेट कराते हैं मेमोरी तो एक एडवांटेज ये है कि वो इनिशियलाइज़ होके मिलता है और उसमें इनिशियलाइज़ेशन किस चीज़ की हुई होती है, ज़ीरो की। जबकि मैलॉग में गार्बेज होता है, गार्बेज का मतलब कोई भी अनप्रेडिक्टेबल डेटा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने ये ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे काम किया था, तो आप लोगों को भी रिकमेंड यही करूँगा कि जहाँ पे कन्फ्यूजन हो, मल्टीपल ऑपरेटर एक साथ आ रहे हो तो आप ब्रैकेट कर दें। जैसे ये देखिए मैंने इसको ब्रैकेट करा कि पहले ये वैल्यू यहाँ से निकलेगी फिर सम में ऐड होगी। तो बेटर यूज़ ब्रैकेट्स अगर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का आपको कन्फ्यूजन, ठीक है। तो कैलॉग और मैलॉग में बहुत सिमिलैरिटी है, सेम प्रोग्राम है। मैं उसी प्रोग्राम को आपको मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ क्या फ़र्क पड़ेगा। इन्होंने भी इस एग्जांपल में यही किया हुआ है। तो इसी प्रोग्राम पे चलते हैं, पूरे कोड को करते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं लैब 3 में और उसको नाम दे देते हैं हम कैलॉग डॉट सी, ठीक है। कैलॉग में मैंने पूरा वो कोड कॉपी किया, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, मैं मैलॉग की जगह कैलॉग वाली लाइन इंट्रोड्यूस कर। तो यहाँ पे मैलॉग के बजाय मैंने क्या कर दिया, पूरा इरेज करके लिख देते हैं सी ए डबल एल ओ सी, ठीक है। ये बताने के लिए देखिए फंक्शन आ रहा है, कैलॉग आ गया। और उसमें क्या होता है कि मुझे ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी ये फीचर मौजूद है कि वो मल्टीपल ब्लॉक का ऑप्शन लेता है। तो बस मैंने ये चेंज कर दिया। जबकि मैलॉक में मैंने वर्क अराउंड कैसे फाइंड आउट किया था, अगर मुझे मल्टीपल ब्लॉक्स रिक्वायर्ड थे तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया था। इसमें मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉमा लगाऊंगा तो ये प्रोग्राम चेंज। तो मैलॉक वाले प्रोग्राम को कैलॉक में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ ये लाइन चेंज हुई कि मैंने मल्टीप्लाई हटा के कॉमा लगा दिया और मैलॉक को कैलॉक कर दिया। कंपाइल करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। तो देखें अभी कैलॉक वाला प्रोग्राम रन हो रहा है। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट 4, 4, एंटर एलिमेंट 1, 1 आ गया, 2, 2 आ गया, 3, 3 आ गया, 4, 4 आ गया, सम 10 आ जाए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे मैलॉक का, सिर्फ फ़र्क मैंने आपको बताया कि दोनों की पीछे जो है आइडियोलॉजी में फ़र्क है कि कैलॉग क्या करता है और मैलॉक क्या करता है। अच्छा, इस चीज़ को अगर हम वेरीफाई करना चाहें कि मैलॉक में जैसे कि हमने बताया कि सब ज़ीरो ही होते हैं, तो ये चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं। मैं इस लाइन को कर देता हूँ कमेंट और देखता हूँ क्या होता है रिजल्ट। यानी मैं यूजर से इनपुट नहीं ले रहा, बस सम कर दूंगा। तो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने कहा 4, तो आपके सामने देखें सम मेरा ज़ीरो आ रहा है। सम ज़ीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स जो थे वो ज़ीरो ही थे। ज़ीरो में ज़ीरो 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 ऐड होगा तो रिजल्ट विल बी ज़ीरो। तो अगर कोई और नंबर होता तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो ज़ीरो ना आता। तो सम की वैल्यू ज़ीरो ही आ जाने का मतलब ये है कि ये वाली लूप ने सम किया पॉइंटर की वैल्यूज़ को, लेकिन स्टिल रिजल्ट रिमेन ज़ीरो। आप चाहें तो प्रिंट करके भी देख सकते हैं ईच वैल्यू को। अगर मैं आपको प्रिंट करा के दिखाना चाहूँ तो चलिए यहाँ प्रिंट भी करा देता हूँ। यहाँ पे स्कैन एफ के बजाय मैं प्रिंट एफ कर देता हूँ, ठीक है। प्रिंट एफ कर देता हूँ और पी टी आर प्लस आई के साथ, और यहाँ से प्रिंट एफ हम कर रहे हैं तो मैं इसके साथ लगा देता हूँ स्टार, जो कि मैं वैल्यू प्रिंट करके देखना चाहता हूँ कि आए वैल्यू ज़ीरो हैं भी नहीं, ठीक है। दैट्स इट। मुझे रन करना है इस प्रोग्राम को और रन करते हैं और देखते हैं कि एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने कहा से 4, और मैं कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा, जस्ट उन्हें प्रिंट करा दूंगा तो आप देखें कि सारे के सारे नंबर्स ज़ीरो प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। सेम लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। और चलें इसको और बेहतर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लाइन चेंज कर देता हूँ ताकि ये बात आपको क्लियरली नज़र आए कि हमारे पास इनिशियली कैलॉग के अंदर जो डेटा है वो क्या है,
इसलिए हमारे पास कैलॉग के अंदर जो डेटा है वो सबका सब 0 है। ठीक है, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने 5 कह दिया, तो आप देखें 5 जीरोस प्रिंट हो रहे हैं और इसी वजह से मेरा सम भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कैलॉग में हमारे पास ये वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती हैं। तो इट इज़ अनदर वे, अनदर रीज़न कि हम प्रेफर करें कैलॉग को ओवर मैलॉग। ठीक है, मैलॉग को प्रेफर करने का रीज़न यही है। मैलॉग को नहीं, कैलॉग को प्रेफर करने का रीज़न यही है कि इसमें इनिशियल वैल्यू नोन होती है और वो नोन वैल्यू 0 होती है। और बहुत मतलब ऐसे ही होता है कि जब भी मैं काम कर रहा होता हूँ तो इनिशियल वैल्यू मुझे 0 ही करनी पड़ती है। तो अब अगर हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज़ हैं और हंड्रेड्स में मुझे 0 रिक्वायर्ड है और मैं मैलॉग यूज़ करता हूँ, तो मुझे फिर सेपरेटली एक लूप लगा के सब में 0 मूव कराना पड़ेगा, असाइन कराना पड़ेगा। जबकि अगर मैं सिर्फ कैलॉग कर लूँ तो वो मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट्स बच जाएंगे और मुझे उसको 0 असाइन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी ही 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। वापस मैं इसको अंडू कर देता हूँ और अंडू में क्या है कि यहाँ पे printf था और यहाँ पे है मेरे पास scanf। ठीक है, वापस प्रोग्राम को मैंने चेंज कर दिया। अब ये इनपुट लेगा और वही करेगा। ठीक है, ये प्रोग्राम सो फार सो गुड हमने बना लिया, लेकिन इस दोनों प्रोग्राम में मैलॉग और कैलॉग में एक इशू है। वो इशू क्या है कि ये प्रोग्राम मेमोरी एलोकेट करवा लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, करा लेते हैं। अच्छा, बीच में एक रिलॉग का टॉपिक है, लेकिन इसको मैं फॉर टाइम बिंग स्किप करता हूँ, इस पर आता हूँ उस बात की। और वो क्या है कि मेमोरी डी एलोकेशन। डायनेमिकली जब भी आप मेमोरी एलोकेट कराते हैं तो चूंकि वो रन टाइम पे करवा रहे हैं और वो डेवलपर या प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती है, तो फिर उसको रिलीज़ करवाने की या डी एलोकेट कराने की जिम्मेदारी भी डेवलपर की, क्योंकि बीच में कंपाइलर हट चुका है। तो जो मेमोरी कंपाइलर एलोकेट करवाता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपाइलर लेता है कि ये मेमोरी वापस भी चली जाएगी। और वापस कैसे जाती है, क्योंकि वो स्टैक पर एलोकेट होती है, सारी जो स्टैटिक मेमोरी होती है। तो स्टैक जब प्रोग्राम आपका एंड होता है ना, तो उसके प्रोग्राम के साथ वो स्टैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये है कि डी एलोकेट खुद ब खुद हो जाता है, वो मेमोरी सब की सब वापस हो जाती है। तो कंपाइल टाइम की मेमोरी में तो ये बात थी कि वो मेमोरी एलोकेट हुई थी, वो प्रोग्राम एंड हुआ, उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हुई, वो डी एलोकेट हो गई। लेकिन जो मेमोरी आप डायनामिकली एलोकेट करते हैं वो उस स्टैक पर नहीं होती, बल्कि डेटा सेगमेंट में होती है, यानी प्रॉपर मेमोरी में। तो जब तक आप उसे एक्सप्लिसिटली फ्री नहीं करेंगे या डीलोकेट नहीं करेंगे तो मेमोरी रिजर्व रहेगी आपके लिए। यानी अभी इतनी देर से जब मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ तो बार बार मैं मेमोरी एलोकेट करवाए जा रहा हूँ, तो मेमोरी स्टिल में जो है मेरी रैम के अंदर एलोकेटेड है और मैंने उसे रिलीज़ नहीं करवाया। तो अभी मेरा प्रोग्राम जो है बोथ मैलॉक का हो या कैलॉक का इनकम्प्लीट है, कि जब तक मैं मेमोरी को फ्री ना करा दूँ या डीएलोकेट। तो फ्री कराना या डीएलोकेट कराना बहुत आसान है। मुझे जब अपना पूरा काम हो जाए तो एंड में एक लाइन लिखनी होती है फ्री, जो कि एक फंक्शन है, और बस फ्री के अंदर मुझे मेंशन कर देना होता है अपने पॉइंटर का नेम। फ्री पीटीआर है मेरे पॉइंटर का, मैंने भी लिख दिया। ठीक है, ये आप हमेशा लास्ट में लिखेंगे, लेकिन रिटर्न से पहले। रिटर्न से पहले इसलिए कि अगर रिटर्न के बाद कुछ भी लिखेंगे वो तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो अगर मैं फ्री पीटीआर कर देता हूँ तो मेरे प्रोग्राम के बिहेवियर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा बजाय देखने में। लेकिन बैकग्राउंड में क्या होगा कि बैकग्राउंड में अब जो मेमोरी की मैंने 4 वेरिएबल की एलोकेट कराई है, ये मेमोरी फिर मेरा काम ख़त्म हुआ डी एलोकेट भी हो गई। यानी मेरा काम ख़त्म, मैंने मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस कर दी। फिर चाहे तो कोई और मेरा ही सिस्टम का प्रोग्राम उस मेमोरी को दोबारा से एलोकेट करवा सकता है अपने लिए। तो ये काम मत भूलें जब भी आप डायनेमिक मेमोरी से डील कर रहे हो। तो ये लाइन अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत सिंपल सी लाइन है। यही लाइन आपकी मैलॉक में भी होनी चाहिए। तो ये मैलॉक के कोड में भी जाके मैं लिख देता हूँ कि मैलॉक हो या कैलॉक हो, मुझे मेमोरी का फ्री कराना ज़रूरी है। इसको भी रन करके देख लेते हैं। इस प्रोग्राम पे भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। 5 करा, 1 2 3 4 5 15। ठीक है, बाहर प्रोग्राम के बिहेवियर में आपको कोई चेंज नज़र नहीं आया, लेकिन बैकग्राउंड में आपने यू सेव द डे। ठीक है, सिंपल वर्ड में यू सेव द डे, कि आपने मेमोरी को लीक होने से बचा लिया। ठीक है, मेमोरी लीक का मतलब ये है कि आपके गुमान में है कि मेरे पास मेमोरी नहीं है और ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी आपके मेमोरी एलोकेट कर रहा है उसके गुमान में मेमोरी आपके पास है। तो दोनों का गुमान गलत है। मेमोरी लीक हो गई है, ना उसके पास है ना उसके पास है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप मेमोरी एलोकेट करवाएं और मेमोरी डीलोकेट ना कराएं तो मेमोरी कहाँ गई। ठीक है, तो इस चीज़ को कहा जाता है या इस फिनोमेना को कहा जाता है मेमोरी लीक्स। ठीक है, और एक बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है
और इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और पर्टिकुलरली इन एम्बेडेड सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे मेमोरी वैसे ही क्रिटिकल होती है, बहुत कम होती है। वहाँ पे आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि मेमोरी को वेस्ट करा दें, यानी मेमोरी को लीक करवा दें। ठीक है, तो ये एक इशू है, ये यानी कि इसका फॉर्मल नेम है मेमोरी लीक्स, कि आप मेमोरी एलोकेट करा के उसे डी एलोकेट कराना भूल जाएं। ठीक है, भूल ही जाता है बंदा, या उसको आइडिया नहीं होता, इंटेंशनली कोई नहीं करना चाहेगा, अनइंटेंशनली भूल जाते हैं। तो काइंडली इस बात का ध्यान रखें कि मेमोरी डी एलोकेशन इज अ मस्ट। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन हो गई। री एलोकेशन का टॉपिक पहले भी आया था, लेकिन हमने उसको उस वक्त भी बाईपास कर दिया था, लेकिन आज हम इसे देख लेते हैं। री एलोकेशन का मतलब ये है कि अगर आप रन टाइम पे ही अपनी एक मेमोरी एलोकेट करवाते हैं, ठीक है, और रन टाइम पे ही आपका प्रोग्राम रन होते ही होते आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। इट्स लाइक कि आप एक टीचर ने अटेंडेंस लेना शुरू करी है और बच्चे की अटेंडेंस ले रहे हैं, और उस वक्त वो क्लास में शायद मौजूद नहीं थे अटेंडेंस के टाइम। तो टीचर ने कहा से 10 बच्चे आए हुए, लेकिन आगे बढ़ चुके हैं, फिर दोबारा से आते हैं, सर आई एम प्रेजेंट, लेट आने पे। यानी अब क्या है कि टीचर को काउंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसने पहले लिख लिया था 10 हैं, लेकिन अब बच्चे बढ़ के 12 हो गए। अब टीचर दोबारा से तो अटेंडेंस नहीं लेगा, जिनकी ले चुका है वो तो ले चुका है, वो लगी हुई है, जो नए आए हैं उनको अटेंडेंस में ऐड कर देगा। तो बिल्कुल इसी तरह का बिहेवियर जो है आपके पास रीएलोकेट भी देता है। रीएलोकेट क्या कहता है कि आपने इनिशियली से मेमोरी ली, आपके क्या कहते हैं से 10 एलिमेंट की ली, आगे चलते-चलते प्रोग्राम के दौरान ही, प्रोग्राम अभी रनिंग स्टेट में ही और आपकी रिक्वायरमेंट एकदम अपडेट हो गई, कोई आ गया या कोई चला गया, तो आप अपनी मेमोरी को रन टाइम पे ही चेंज कर सकते हैं विदाउट लूजिंग द डेटा। ठीक है, विदाउट लूजिंग द डेटा। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है मेरे ख्याल से। ठीक है, और इसी तरह की एक एग्जांपल मैंने भी बनाई हुई, मैंने उसमें क्या किया, यूज़र से नंबर नहीं लिया हुआ, वो नंबर फिक्स कर दिया। तो यही प्रोग्राम मैंने मूव कर लेता हूँ, मैंने लिख रखा था इस फ़ोल्डर में। ठीक है, और एक्सी भी चले मूव ही कर लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब मैं ओपन कर लेता हूँ रीलॉक वाला। ठीक है, प्रोग्राम बड़ा सिंपल सा है। मैंने क्या किया कि इनिशियलाइज़ कर लिया शुरू में यूज़र से एन, यूज़र से नहीं लिया, यानी स्कैन एफ नहीं किया, बस यहाँ पे एन लिख लिया और एन साइज़ के मैंने वेरिएबल ले लिए। तो ध्यान रहे यहाँ पे जो मेरा पी है, ठीक है, पॉइंटर है, उसमें टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। 4 इंटीजर्स या 4 एलिमेंट्स की जगह है। ठीक है, 4 एलिमेंट्स की इसमें जगह है, वही मैंने चेक किया। अगर अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है, इफ़ लगाया हुआ है, एल्स नहीं लगाया हुआ। ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था प्रीवियस कोर्स में भी, कि गार्ड क्लॉज वाला, कि आपको अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तो यहीं पे अपने प्रोग्राम को एग्जिट कर दें या यहाँ पे रिटर्न 0 लिख दें, तब भी वही बात है। ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम आगे जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस एग्जिट पे कभी नहीं आएगा और मैं इस लाइन्स पे आ जाऊँगा। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है, इफ एल्स से भी किया जा सकता है या गार्ड क्लॉज के थ्रू भी किया जाए। अब इसमें क्या है, अगर यहाँ आगे बढ़ जाता हूँ तो यूज़र से एरे इनपुट ले रहा हूँ, एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, जो भी एलिमेंट होंगे वो एंटर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट आ गए। एलोकेटेड एरे को फिर मैं प्रिंट करा के आपको वेरीफाई कराऊंगा ये बात कि देखें इस वक्त एलोकेटेड एरे के अंदर ये है। फिर उसके बाद मैं उसको रीएलोकेट कर रहा हूँ। रीएलोकेट का फंक्शन क्या है, सिंटेक्स देख लेते हैं। रीएलोकेट का सिंटेक्स बड़ा सिंपल सा है कि आपको बताना पड़ता है कि आपका ओल्ड पॉइंटर, ठीक है, और वही वैल्यू आ जाती है अपडेटेड वैल्यू ऑफ पॉइंटर में, और यहाँ पे आ जाता है अपडेटेड साइज। थोड़ा सिंपल सा सिंटेक्स है, जो यहाँ पे लिख रहे हैं इसके ही आप साइज को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं और नया साइज दे देते हैं यहाँ पर, और वापस ये कॉपी भी किस में हो जाता है, उसी में हो जाता है। ठीक है, तो अपडेटेड वैल्यू इस काउंट के साथ इसमें मॉडिफाई हो जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पी मैंने वही रखा, देखें यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, और यही वाला पी है जो ऊपर था। और इसका साइज अब मैंने 4 के से बढ़ा के क्या कर दिया 6, यानी यहाँ पे अब मैंने कितने एलिमेंट्स कर दिए, 6 एलिमेंट्स कर दिए। ठीक है, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हो गए। ऊपर मैंने क्या बताया था, शुरू में इनिशियली 4 एलिमेंट थे, और यहाँ इनिशियली लिख लेता हूँ, इनिशियली 4 एलिमेंट, और आफ्टर रीएलोकेशन जो है मेरे पास, आफ्टर रीएलोकेशन मेरे पास 6 एलिमेंट्स आ गए।
ठीक है। और फिर मैंने सिर्फ मैसेज दिया कि रीएलोकेटेड एरे जो है मेरा ये, फिर से मैंने एरे को प्रिंट कराया। और फिर से क्यों प्रिंट कराया, क्योंकि मैं ये बात वेरीफाई करना चाहता हूँ कि जो उसमें ऑलरेडी मौजूद डेटा था वो लॉस्ट नहीं हुआ। ठीक है, वो अगर वो लॉस हो जाता है फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एंटर एलिमेंट ऑफ एरे, मुझे पता है 4 ही करने हैं तो मैं 4 एंटर कर देता हूँ, और मैं एंटर स्पेस दे के भी कर सकता हूँ। स्पेस का मतलब है एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट एंटर हो गए। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए इसने पहले मुझे शो किया एलोकेटेड एरे जो है आपका वो ये है। ठीक है, एलोकेटेड एरे का मतलब इनिशियली जो एलोकेट हुआ उसमें 1 2 3 4 है। रीएलोकेटेड एरे में मैंने उसका साइज चेंज करके 4 से क्या कर दिया, 6 कर दिया। तो आप देखें ऑटोमेटिकली 4 के बाद 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ठीक है, 4 के बाद 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ये वो स्पेसेस हैं जो मैंने बढ़ाई हैं। ठीक है, तो स्पेसेस मैंने बढ़ाई हैं और आप देख रहे हैं कि पुरानी स्पेसेस पे पुराना डेटा मौजूद है, वो डेटा लॉस्ट नहीं हुआ है। तो रीएलोकेशन या रीअलोक से आप ये काम कर सकते हैं कि अपने साइज़ को रन टाइम पे चेंज कर दें। सिमिलरली अगर मैं घटा दूँगा साइज़ से, मैं 3 कर दूँगा तो सिर्फ़ मेरा डेटा 1 2 3 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं उस चीज़ को आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि 3 है तो 3 के आगे 4 5 6 भी हो सकते हैं। तो इश्यू क्या आएगा कि इश्यू ये आता है कि आपको अपने एरे की लेंथ को खुद ही से जो है ना रखना पड़ता है ट्रैक। जैसे स्ट्रिंग में तो आप स्ट्रिंग लेंथ से लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं ना, एरे में कोई तरीका नहीं है आप लेंथ फाइंड आउट कर सकें। तो आपको खुद ही से अपने पास एक काउंटर मैनेज करना पड़ेगा लेंथ के लिए कि अपडेटेड लेंथ क्या है, पुरानी लेंथ क्या थी। लेकिन ख़ैर वो अभी हमारे स्कोप से बाहर है। अभी सिर्फ़ ये बात बतानी थी कि रीएलोकेशन कैसे हो सकती है। रीएलोकेशन ऐसे हो सकती है बड़े सिंपल से तरीके से, ठीक है? और ये बात बतानी थी कि रीएलोकेशन के बाद भी मेरा डेटा रिटेन रहता है जो प्रीवियसली एलोकेट हुआ था, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई है? तो से येस, क्लियर है? कुछ भी ऐसा फीडबैक दीजिए जिससे मुझे पता लगे कि आप लोगों को रीएलोकेशन की बात समझ में आ गई। जी क्लास, ये क्लियर है रीएलोकेशन का कॉन्सेप्ट? और बाकी लोगों के बारे में क्या ख्याल है? कुछ फीडबैक नहीं आ रहा मेरे पास। चलिए ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं था। बस एक एग्जांपल मैंने आपको सबकी करके बता दी, एलॉक एलॉक रिलॉक मेलॉक सब हो गई। अब आ जाते हैं हमारे आज की लैब के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है कि मैं डायनेमिक मेमोरी के साथ स्ट्रक्चर को मिक्स कर दूँ। पॉइंटर तो ऑलरेडी मिक्स है, फर्स्ट लैब तो इसमें आ रही है। अब सेकंड लैब जो है स्ट्रक्चर की थी, हम उसे मिक्स करके देख लेते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल किस चीज़ की है? मैलॉक की है, मेमोरी एलोकेशन। अच्छा, फ्री के लिए एग्जांपल की हुई है, वही एग्जांपल मैंने फ्री डाल दिया है, तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। डीएमए फॉर स्ट्रक्चर, इसमें क्या है कि मैं स्ट्रक्चर के साथ डायनेमिक मेमोरी करना चाहूँ, ठीक है? यानी कि अब मैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट नहीं बल्कि एक कस्टम डेटा टाइप जो कि मेरी बनाई हुई डेटा टाइप है, उसके लिए मैं करना चाह रहा हूँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, यहाँ पे एबीसी लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा-सा मीनिंगफुल कर लेता हूँ। तो हम इसको ये करते हैं कि एक स्टूडेंट लेते हैं, स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं और स्टूडेंट का आईडी ले लेते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में। और फिर क्या करते हैं उसके लिए हम एलोकेट करवाते हैं मेमोरी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं डिपेंड करेगा और उसके लिहाज से हमारे पास मेमोरी आ जाएगी। ठीक है, तो एक और प्रोग्राम मैं टाइप कर लेता हूँ। इसमें हम कर लेते हैं लैब 3 में ही न्यू फाइल, और उसका नाम दे देते हैं DMA विथ स्ट्रक्चर्स डॉट सी। ठीक है, DMA विथ स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। मैं देखता हूँ कि कुछ रीयूज़ किया जा सकता है यहाँ से। हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम हैं? चलिए इसमें से कुछ ले लेते हैं पीस ऑफ कोड, और देखते हैं कि कितना रीयूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ऊपर चाहिए एक स्ट्रक्चर, तो मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया और वैसे ही करूँगा टाइप डेफ से क्रिएट करूँगा, टाइप डेफ, ठीक है, और स्टूडेंट, और
स्टूडेंट में मैं क्या करने वाला हूँ, इस स्टूडेंट में मैं करेक्टर नेम लेने वाला हूँ, जो मैं साइज ले लेता हूँ से 20, ठीक है। और दूसरा INT SID ले लेता हूँ, ID कर लेते हैं सिंपल, ID ले लेता हूँ जो कि है इंटीजर, ठीक है। और स्पेस देता हूँ और इसके लिए लिख देता हूँ इसका एलियस स्टूडेंट, ठीक है। तो टाइप डेफ याद है आपको बताया था, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात है। मुझे स्ट्रक्ट का कीवर्ड बार बार नहीं लिखना पड़ता, लेकिन मैं भूल ही गया स्ट्रक्ट स्टूडेंट तो लिखा नहीं, STRUCT स्ट्रक्ट स्टूडेंट। असल चीज़ तो ये थी कि मैं स्ट्रक्ट बना रहा था, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, एस स्मॉल है, मैंने एस कैपिटल कर दिया है, इसलिए वहाँ पे कीवर्ड नहीं आया था। अब ये कलर में है तो ये बता रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। अब मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट का वर्ड लिखूँ या सिर्फ ये स्टूडेंट का वर्ड लिखूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो अब वही बात है कि ये पॉइंटर क्रिएट हुआ है, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट के बजाय मैं एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह देता हूँ, स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। नंबर आ जाएगा, पॉइंटर में नंबर आएगा। अब लेकिन देखें पॉइंटर जो है मेरा यहाँ पे PTR टाइप, पहले इंटीजर टाइप का था, लेकिन अब इंटीजर टाइप का नहीं होगा, बल्कि किस टाइप का होगा, STUD, ठीक है, स्टूडेंट टाइप का, उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया। और यहाँ पे भी जब टाइप कास्टिंग करूँगा तो STU स्टूडेंट पॉइंटर, और यहाँ पे भी जब साइज मुझे चाहिए होगा तो साइज भी इसका लूँगा, स्टूडेंट करूँगा, ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर मुझे खुद ब खुद इसका साइज बता देगा, बाहर देखने से भी आप बता सकते हैं इसका साइज क्या आएगा, 20 फॉर नेम, यानी करेक्टर सिंगल बाइट को होता है 20 बाइट्स, और इंटीजर के लिए 4 बाइट, तो 24 इसका साइज आ जाएगा 32 बिट आर्किटेक्चर की व्यू पॉइंट से, ठीक है। तो 32 और जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे। देन वही है, मैं पॉइंटर से चेक करूंगा कि पॉइंटर में मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं। और अगर मेमोरी एलोकेशन हो गई है तो मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। अब एंटर स्टूडेंट 1 कर रहा हूँ, इनको सेपरेटली कर लूँ या अलग अलग करूँ, ये देख लेता हूँ, एक साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। एंटर डेटा फॉर स्टूडेंट, एंटर डेटा फॉर स्टूडेंट, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट होगा उसका नंबर है। अब स्कैन एफ में देखें दो चीज़ें मुझे इनपुट लेनी है, एक चीज़ उसका नाम लेना है और एक चीज़ उसका ID लेनी है, ठीक है। तो फिलहाल मैं ज़्यादा टाइप नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ %s, ठीक है। गेट्स पर नहीं जा रहा, आपको पता है कि इसमें मैं अगर स्पेस दूंगा तो स्कैन एफ में प्रॉब्लम आएगी, अभी हम उस पर फोकस नहीं करें क्योंकि वो अभी हमारा इशू नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें स्कैन करवानी है एक ही लाइन में, कैसे होंगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे स्कैन कराना है, ठीक है, क्या चीज़, आपका नेम, ठीक है। नेम कराने के लिए पहले तो मुझे ये देखना है कि स्टूडेंट कौन से का नेम, पहले वही लिखूंगा PTR+I, ये चीज़ तो मुझे बता रहा है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट की बात होगी, लेकिन इस पर्टिकुलर एलिमेंट के चूंकि एक पॉइंटर है, ठीक है, ये एक पॉइंटर है, तो इसके थ्रू जब मैं स्ट्रक्चर को एक्सेस करता हूँ तो अब मुझे उसमें उसका नेम एक्सेस करना है या उसकी ID एक्सेस करनी है, ये बताना है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ की एरो नोटेशन और यहाँ पे बताया कि भाई मैं उसकी नेम वाली फील्ड एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं उसकी नेम वाली फील्ड एक्सेस करना चाह रहा हूँ। सिमिलरली फिर जब मैं उसकी ID एक्सेस करना चाहूँगा तो पहले PTR+I ने ये बताया कि ये पहले वाला एलिमेंट, ठीक है, I की वैल्यू इनिशियली 0 है और इस वाली फील्ड का मैं कौन सी फील्ड एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ID एक्सेस करना चाह रहा हूँ। चूंकि ये पॉइंटर है, ठीक है, ये पॉइंटर है तो मैं एरो नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। पॉइंटर के साथ जब स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं तो एरो नोटेशन आती है, डॉट नोटेशन नहीं आती, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें भी एरो नोटेशन ही यूज़ की गई है। अच्छा, रही बात एड्रेस ऑपरेटर की, क्योंकि ID तो क्या है, एक इंटीजर है, और जब मैं स्कैन एफ करता हूँ तो मुझे तो यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया एड्रेस ऑपरेटर। जबकि बात की जाए नेम की, नेम इटसेल्फ एक एरे है, और एरे का अगर मैं सिर्फ नाम लिखता हूँ तो वो ऑलरेडी क्या होता है, बेस एड्रेस। तो यहाँ पे मुझे एड्रेस ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल लेक्चर में लगा हुआ है तो मैं लगा के इसको आगे बढ़ाता हूँ और देखता हूँ बाद में हटा के क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें हो गई स्कैन, ठीक है। स्कैन करने के बाद मुझे क्या करना है,
सिंपली इनको वापस प्रिंट कराना है। वापस प्रिंट कराने के लिए ये है कि ये सम वाली चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ और सिंपल प्रिंट एफ स्टेटमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट डालना है, इसी स्कैन एफ को ले आता हूँ और मॉडिफाई कर लेता हूँ। ठीक है, स्कैन एफ की बजाय मैं कर देता हूँ इसे प्रिंट एफ। ठीक है, और थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, नेम या प्रॉपर हम पूरा मैसेज ही दे देते हैं। वाला इस पूरी चीज़ को कॉपी करते हैं, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 करके दे देंगे। प्रिंट एफ आया। अच्छा, यहाँ पे हम कर लेते हैं हर मर्तबा, यहाँ लाइन चेंज कर लें या ना करें। स्कैन एफ था तो नहीं, प्रिंट एफ यहाँ करनी चाहिए। तो यहाँ पे हर मर्तबा लाइन चेंज कर देते हैं और यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद उसका जो भी डेटा आएगा वो आ जाएगा और प्रिंट एफ करते हैं उस डेटा को। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे भी लाइन चेंज हो जाए तो बेहतर है। स्टूडेंट 1 करने के बाद हम लाइन चेंज कर लेते हैं ताकि अगली लाइन में प्रिंट हो। और वो क्या प्रिंट हो, यहाँ से मैं प्रिंट कराऊंगा नेम। नेम ये है, ठीक है, और फिर दोबारा से मैं चाहूँगा कि लाइन चेंज हो जाए और फिर नेम के बाद मैं कहूँगा आईडी ये है, और उसके बाद भी मैं चाहूँगा कि लाइन फिर से चेंज हो। ठीक है, और चूंकि जस्ट मैं वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो एड्रेस ऑपरेटर यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, प्रिंट एफ में ये नहीं है। तो ये हो गया, और एंड में फ्री पॉइंटर बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था वैसे ही। तो सिंपली मैं स्कैन करूँगा स्ट्रक्चर में और फिर उसको डिस्प्ले करा दूँ। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कोई टाइपो तो नहीं है, कुछ एरर है। क्या एरर है, एरर देख लेते हैं। प्रिंट एफ होता है, मैंने यहाँ प्रिंट लिखा हुआ, आई थिंक यही एरर होगा। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिलहाल मैं लेता हूँ सिर्फ 2। एंटर डेटा फॉर स्टूडेंट 1, नेम मैं दे देता हूँ आतिफ। ठीक है, आपको पता है पूरा नेम रखूँगा तो वो एंटर नहीं होगा, पूरा नेम एंटर नहीं होगा। आईडी दे देता हूँ मैं 105। ठीक है, एंटर डेटा फॉर स्टूडेंट 2, मैं डेटा में दे देता हूँ उसे मास। आईडी मुझे याद नहीं है, 110011, कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, मैं स्पेस दे के भी आपको बताया था ना स्कैन करवा सकता हूँ, तो याद। तो स्टूडेंट 1 का डेटा ये आ गया मेरे पास, नेम आतिफ, आईडी 105। स्टूडेंट 2 का डेटा आ गया, नेम मास और आईडी 11010। तो ये 2 स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा है। अब मैं इसको 3 स्टूडेंट के लिए भी ट्राई कर सकता हूँ, 4 के लिए भी कर सकता हूँ। अच्छा, उससे पहले आईडी थोड़ा सा पुश हुआ हुआ, मैं इसको वापस पीछे कर देता हूँ। ठीक है, अब ज़रा ये वाली चीज़ भी वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो एड्रेस ऑपरेटर मैंने कहा था यहाँ पे हम लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये चीज़ भी हम वेरीफाई करके देखते हैं। तो अब मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज कर देता हूँ, मैं 3 करके देख लेता हूँ। स्टूडेंट 1 के लिए डेटा की बात की गई तो नेम मैंने दी आतिफ। ठीक है, मैं शहबाज डालूंगा, आपको पता है नहीं आएगा शहबाज क्योंकि मैंने स्कैन एफ यूज़ किया हुआ, इधर गेट्स यूज़ करता तो आता। और आईडी मैंने डाल दी 105। ठीक है, यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो गई कि मुझे लगाना पड़ेगा क्या चीज़, एफ फ्लश। या स्कैन हुआ ही नहीं। ठीक है, स्कैन नहीं हुआ, स्कैन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो गई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे एड्रेस ऑपरेटर लगाना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। स्कैन एफ में मैंने एड्रेस ऑपरेटर लगा दिया और वापस आते हैं। अच्छा, प्रोग्राम को रन तो किया नहीं मैंने, रन, और अब दोबारा से वेरीफाई करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, पहले स्टूडेंट आतिफ, शहबाज। ठीक है, आईडी 105। तो ये प्रॉब्लम अभी भी आई। तो ये प्रॉब्लम कब आती है, जब स्कैन एफ के बाद आपका इंटीजर के बाद आप स्ट्रिंग रीड करने की कोशिश करते हैं। तो 2 वाले केस में नहीं आ रही थी लेकिन अब आने लगी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हर मर्तबा जब भी मैं इनपुट ले लूँ तो मैं एफ फ्लश वाली कमांड जो बताई थी आपको वो रन कर दूँ।
FlushStdin, ठीक है, ये करके देख लेते हैं। नहीं हुआ क्या प्रोग्राम? गेट्स यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं सिर्फ अभी टाइम बचाने के लिए यूज नहीं कर रहा, गेट्स कर सकते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ टाइम की वजह से कि कोड को मैं जल्दी से करना चाहता हूँ, ठीक है, गेट्स ही रिकमेंडेड होता है, सिर्फ मैंने यूज नहीं किया टाइम बचाने के लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, पास ID 105, ठीक है, देखिए वो मसला क्लियर हो गया। माज की ID 11001, तीसरे स्टूडेंट की ID रमशा की ID मुझे नहीं पता, 9999, ठीक है। स्टूडेंट 1 नेम आतिफ आया, एज एक्सपेक्टेड शहबाज मिस हो गया। ID देखें क्या आई है मेरी, ID मेरी आ रही है 0, जो कि सही नहीं है, और ऐसा क्यों हुआ अभी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से वही रीज़न है, वो शहबाज वाले पार्ट की वजह से मेरी आईडी मिस हो गई, क्योंकि स्कैन एफ ने जो रीड किया ना, स्कैन एफ जैसे कि अभी बताया था आप लोगों को कि स्पेस आता है तो वो क्या करता है, सेकंड वाले को, यानी कि स्कैन एफ ने क्या किया, %s में आतिफ लिया और उसके बाद स्पेस किया तो उसने %d के अंदर शहबाज को स्टोर कर लिया, समझे, 105 पे वो पहुंचा ही नहीं, तो उसके लिए 3 स्कैन एफ के इनपुट्स बने हुए, जबकि स्कैन एफ के अंदर हमने 2 लिखे, तो ये इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, दूसरी वाली चीज़ उसने रीड नहीं करी। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप जब फुल नेम या नेम से डील करें तो आप गेट्स यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, स्कैन एफ यूज़ ना करें। अच्छा, तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर को मैंने मिक्स कर दिया डायनेमिक मेमोरी के साथ, ठीक है, लेकिन चूंकि डायनेमिक मेमोरी में पॉइंटर इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें वो कॉन्सेप्ट भी आ गया कि स्ट्रक्चर्ड को पॉइंटर से जब एक्सेस करना होता है तो मैं एरो नोटेशन यूज़ करता हूँ, ना कि डॉट नोटेशन, ठीक है। अब ये वाली चीज़ भी वेरीफाई कर लेता हूँ यहाँ से, एड्रेस ऑपरेटर जो मैं हटा के कह रहा था करना चाहिए, तो इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 कर लेते हैं, और मैं फुल नेम नहीं दूंगा, और 105, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये काम ऐसे भी कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे मैंने आपको रीज़न दिया कि यहाँ पर, ठीक है, बात यह है कि एक्सेस क्या हो रहा है, इवेंचुअली जो है मैं इस नेम को एक्सेस करने वाला हूँ, और नेम इज एन एरे, और एरे का आपको पता है जब भी आप इनपुट लेते थे तो एरे में एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाते, क्योंकि एरे का नाम इटसेल्फ इज अ बेस एड्रेस, तो मैं यहाँ से एक्सप्लिसिटली एड्रेस ऑपरेटर जो लगा रहा था उसे लगाऊं ना लगाऊं फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप लगाए ना लगाएं, लेकिन रीज़न मैंने बता दिया कि आईडी तो मेरे पास नॉर्मल वेरिएबल है, लेकिन नेम मेरे पास एक एरे है, और एरे का नेम जब भी मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है बेस एड्रेस, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली एड्रेस का ऑपरेटर यहाँ नहीं लगाया, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन से बचना है आप सारे स्कैनफ में एड्रेस ऑपरेटर लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने वेरीफाई कर लिया दोनों केसेस में हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। इम्प्लिसिटली भी नेम एक एरे है तो वो एड्रेस ही ट्रीट होगा, एक्सप्लिसिटली आप एड्रेस ऑपरेटर लगा देंगे तब भी वो एरे ही ट्रीट होगा, ठीक। तो ये हमने एग्जांपल कर ली स्ट्रक्चर विद डीएमए, ठीक है। आप इस तरह किसी भी किस्म की डेटा टाइप का डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, फिर चाहे वो बिल्टन या प्रिमिटिव टाइप हो, आपकी इंटीजर करेक्टर फ्लोट, या आपकी बनाई हुई कस्टम डेटा टाइप्स हों जैसे कि ये स्टूडेंट, या किसी भी किस्म की डेटा टाइप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये सिंटेक्स याद होना चाहिए कि स्ट्रक्चर को जब मैं पॉइंटर से एक्सेस करता हूँ तो मुझे एरो नोटेशन यूज़ करनी पड़ती है, बाकी काम तो मैंने बिल्कुल देखें वैसे ही किया है। पहले सिर्फ क्या था, ये एक ही फील्ड थी, अब इसके अंदर मल्टीपल फील्ड है तो मुझे आगे फील्ड का नाम देना पड़ रहा है कि नेम फील्ड की बात हो रही है या फिर आईडी फील्ड की बात हो रही है, और जब मैं आईडी और नेम को एक्सेस कर रहा हूँ यूजिंग पॉइंटर तो मुझे बीच में डॉट के बजाय एरो यूज़ करना पड़ा, ठीक है। तो दैट्स इट, हमारे पास स्ट्रक्चर विद डीएमए का यही एग्जांपल थी, ठीक है। ये एग्जांपल घुमा फिरा के मैंने आपको करके बता दी है, तो लैब में हमारे पास इतना ही था। अगर आप लोगों को क्यूरी नहीं है तो फिर हम थोड़ा लैब टास्क में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आप काइंडली मुझे थोड़ा सा फीडबैक दीजिए कि शुड आई मूव टूवर्ड लैब टास्क,
या कोई क्यूरी आपका। चलें तो खामोशी को मैं डिफ़ॉल्ट रिज्यूम करता हूँ कि कोई क्यूरी नहीं है। अच्छा मुस्तफ़ा, मैं आता हूँ ज़रा, इसके बाद लैब को कंक्लूड कर दूँ फिर आता हूँ। अच्छा, लैब टास्क में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, राइट अ प्रोग्राम, ये सब ऑलरेडी फेमिलियर प्रोग्राम है आपके लिए। लार्जेस्ट एलिमेंट आपको फाइंड करना है, लेकिन अब एरे में नहीं बल्कि डायनेमिक मेमोरी से करना है, यानी एरे का जो आप डीएमए यूज़ करेंगे और लार्जेस्ट एलिमेंट वाला फंक्शन बनाएंगे। दूसरा प्रोग्राम बड़ा सिंपल सा है कि आपको यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है जिसका साइज़ वेरिएबल होगा, यानी आप एरे में डिक्लेयर नहीं करेंगे, एरे ऑफ करेक्टर के बजाय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे करेक्टर डेटा टाइप के, और यूज़र से सिंपल एक स्ट्रिंग लेकर डिस्प्ले करा देंगे। तो ये भी बहुत सिंपल सा। लास्ट प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग कैलॉग टू गेट द साइज डायनेमिकली एंड देन रीड इन डायनेमिक एरे ऑफ इंटीजर एंड प्रिंट। ये तो हम कर चुके हैं, लेकिन बस फ़र्क क्या है, रिवर्स ऑर्डर कहा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने। तो हमने फॉरवर्ड वे में तो करवाया वही है, रिवर्स में करने के लिए आपको इसी कोड को मॉडिफाई करेंगे तो हो जाएगा। होम टास्क क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ एन एलिमेंट्स ऑलरेडी डन। ये हमने अभी अभी करा, तो इसका तो कोई मसला ही नहीं है, प्रोग्राम तो डिट्टो हो गया। दूसरा प्रोग्राम क्या कहना है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग बबल सॉर्ट टू सॉर्ट। ठीक है, बबल सॉर्ट वाला काम करना है आपने जो एरे पे किया था, लेकिन उस एल्गोरिथम को मॉडिफाई करना है अब किसके लिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सिंटेक्स जो है इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ हो, ना कि एरे वाला है। एरे वाला सोल्यूशन सबमिट कराएंगे तो मार्क्स डिटेक्ट होंगे। और लास्ट सोल्यूशन क्या है, ये वही स्ट्रक्चर की एग्जांपल है जो आपने टू टाइम पीरियड्स के दरमियान डिफरेंसेस लिया था। ठीक है, अब आपको ये काम जो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से करना है। डायनेमिक मेमोरी से कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि आपको टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है 3। ठीक है, एक में आप आपका आएगा टाइम पीरियड 1, दूसरे में आएगा आपका टाइम पीरियड 2, और तीसरे में आएगा फाइनली आपका जो है डिफरेंस। तो आप ये कर सकते हैं यूजिंग डायनेमिक मेमोरी कि आप अलग अलग 3 टाइम पीरियड के वेरिएबल डिक्लेयर करने के बजाय एक ही टाइम पीरियड का एरे या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला डायनेमिक एरे आप बनाएं और उसके थ्रू करें। ठीक है, बात समझ लो। इसमें आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम विच कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू टाइम पीरियड्स यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन बिटवीन टाइम पीरियड फंक्शन। अच्छा ठीक है, यूज डीएमए एंड डिस्प्ले रिजल्ट्स एज फॉलोज। आपको इसमें डीएमए यूज़ करना है। मैंने हिंट दे दी कि अलग अलग टाइम वेरिएबल क्रिएट करने के बजाय, अभी हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा ना डीएमए विद स्ट्रक्चर वाला, तो आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे टाइम का और उसके एरे क्रिएट कर लेंगे, यानी डायनेमिक एरे क्रिएट कर लेंगे, और फिर आपको पता है कि क्या करना है। डिफरेंस वाली लॉजिक बिल्कुल वैसी ही अप्लाई होगी, सब कुछ वैसी होगा, यानी अलग अलग वेरिएबल नहीं लेने बल्कि एक कलेक्शन लेना है जिसमें आपके पास 2 या 3 टाइम पीरियड के वेरिएबल्स। ठीक है, तो लेफ्ट टास्क सारे ही सिंपल है, सिर्फ लास्ट वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग है। सोचिएगा इस पर, सोचेंगे जितना उतनी बात समझ में आएगी। तो लैब यहाँ पे होती है हमारी कंक्लूड। अगर लैब से रिलेटेड आप लोगों को कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क। नो क्यूरीज, तो शैल आई कंक्लूड द लैब। ओके चलें ठीक है, तो फिर लैब कंक्लूड करते हैं। होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस लैब का टास्क सबमिट करवा दिया होगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।